तो बेटा ये लास्ट पार्ट है हमारा चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि जो हमने देखे कि वॉर के बाद जो इकोनॉमिक स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ थी, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, उसको कैसे संभाला जाए। तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट क्या था कि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ ना बेटा, उससे भी खतरनाक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। उससे भी ज़्यादा लोग मारे गए, उससे भी ज़्यादा सिविलियंस जो थे ना वो मारे गए, इंजर्ड हुए। मतलब कि अगर एक सिंपल भाषा में बोले ना कि शहर के शहर बर्बाद हो गए। मतलब वो शहर जो थे ना, पहचान में नहीं आ रहा था उनका हुलिया। ऐसी धज्जियाँ उड़ाई थी शहर की कि उनकी जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी। बदल गया था, पूरा नक्शा बदल गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिकवरी थी, इकोनॉमिकल रिकवरी करना था भैया, वो रिकवरी कैसे की जाएगी। तो ये जो रिकवरी थी वो दो फैक्टर्स पे थी। अब ये दो फैक्टर्स कैसे थे। पहला फैक्टर था कि भाई जो यूएस था ना, अमेरिका अपना, वो डोमिनेंट कंट्री बन के आया। किस किस में, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और मिलिट्री पावर भी था उसके पास। कहाँ पे, वेस्ट में उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया वो। और सेकंड चीज़ क्या हुई, सोवियत यूनियन जो अपना यूएसएसआर है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब जो पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जहाँ पे थी पहले, अब वो वर्ल्ड पावर बन चुका था। तो भैया अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ईस्ट में जो है बोलबाला किसका है, यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का। और वेस्ट में किसका बोलबाला है, अमेरिका का। तो दो सुपर पावर कंट्री अब बन चुकी हैं ईस्ट और वेस्ट में। तो अब क्या हुआ बेटा कि जब इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ी हैं, तो जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि भैया हमें रिकवरी करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहली बात सामने आई, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो प्रिजर्व करना चाहते थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है कि मतलब कि जहाँ पे मास कंजम्पशन भी हो और मास प्रोडक्शन भी हो। मतलब प्रोडक्शन तो हो, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उसको ख़रीदने वाले कोई नहीं है, ख़रीदार भी तो होने चाहिए, तभी उस मास प्रोडक्शन का ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है ताकि। और दूसरी चीज़ मास कंजम्पशन भी होना चाहिए। तो भाई जो इकोनॉमिस्ट थे बड़े बड़े उस टाइम पे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या एक चीज़ और बताई कि मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन। अगर मास प्रोडक्शन है, हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो उस मास प्रोडक्शन का कोई भी काम नहीं है, इट्स जस्ट अ फेलर। तो भाई अब मास कंजम्पशन होगा कैसे, अगर मास प्रोडक्शन कर लिए तो मास कंजम्पशन होने के लिए ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, हर व्यक्ति की स्टेबल इनकम होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास रोज़गार होना चाहिए। जब रोज़गार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी तो लोगों के पास इनकम होंगी। जब इनकम होंगी, जब वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को सेट करेगा, जीवन जीने का सलीका सीखेगा, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तभी तो जाके वो मार्केट की चीज़ों को खरीदेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो मास प्रोडक्शन की कोई काम है क्या, नहीं। ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात अर्थशास्त्रियों ने क्या बताई भैया, अब दूसरा भाई क्या बताया इन्होंने अर्थशास्त्रियों ने कि इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब हर देश को दूसरे देशों के साथ, अब लड़ाई बहुत हो गई, अब दूसरे देशों के साथ प्यार से रहना है, संबंध बना के रखना है। क्यों, क्योंकि वो संबंध किस लिए ज़रूरी है, फ्लो ऑफ कैपिटल। भाई हम बिजनेस करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, उनके पास भी पैसा आएगा, हमारा सामान उनके पास जाएगा, फ्लो ऑफ लेबर। ये तीनों मेन उद्देश्य होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, कि भाई पैसा आना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री से जो भी सामान है वो दूसरे देशों में बेचा जाना चाहिए, या लेबर है जो इधर से उधर जाना चाहिए काम की तलाश में। जैसे कि हम देखते हैं इंडियन मार्केट इज़ फ्लडेड विथ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग मेड इन चाइना। तो भैया
इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब जो 2 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखे ना, उसको फुलफ़िल करने के लिए एक बनाया गया इंस्टीट्यूट जिसका नाम होता है ब्रिटन वुड। तो जुलाई 1944 में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ, उसके तहत 2 ब्रांचेस या 2 बॉडीज़ बनाई गई। एक होती है आईएमएफ, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी जो होती है वर्ल्ड बैंक। एक अब ये इसका काम क्या था? तो भैया अब इसका आईएमएफ का काम क्या था? काम क्या था ये, इसका मतलब क्या होता है सरप्लस डेफिसिट मेंबर? मतलब मान लीजिए किसी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, किसी में कम हो गया, तो उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, सरप्लस करने के लिए, बराबरी करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया। अब ये तो भैया वर्ल्ड बैंक का क्या काम रह गया? अब वर्ल्ड बैंक क्या काम करेगा? वर्ल्ड बैंक काम करेगा जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि जब वॉर के बाद में मान लीजिए कि किसी कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो भैया ये लोन देंगे। लोन देने का काम ये वर्ल्ड बैंक के पास में आ गया, खाते में आ गया। तो अब क्या हुआ कि भैया ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, और जो आईएमएफ है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से। अब ये जो दोनों बॉडीज़ हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने ऑपरेट करना शुरू किया 1947 से। और जब ये दोनों बॉडीज़ कोई डिसीजन लेती है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। अब आपको पता होगा कि वेस्ट में किसका राज है? वेस्ट में तो भैया अमेरिका का राज है, यूनाइटेड स्टेट का राज है, और उसके पास वेटो पावर भी था अमेरिका के पास। अब ये वेटो पावर होता क्या है? वेटो पावर मतलब कोई डिसीजन अगर पसंद नहीं आया वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, तो अमेरिका सीधे मना कर सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर है। तो भैया ये जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम था ना, वो इकोनॉमिक का एक सिद्धांत है। 2 सिद्धांत है एक्चुअली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये जो ब्रिटन वुड था, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे था। मतलब कि मान लीजिए कि डॉलर को जो था ना, वो एक स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया गया था, मतलब 35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब किसी भी करेंसी के साथ जब उसको लिंक करेंगे ना डॉलर को, तो उसका एक फिक्स रेट का दिया गया। मान लो कि डॉलर का रेट रख दिया गया 50 रुपया, फिक्स कर दिया गया, या 65। आज हम देखते हैं कि डॉलर का रेट उड़ता, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, तो उस टाइम पे फिक्स कर दिया गया था। तो जब गिरता है और बढ़ता है, वो होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वो कहलाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो लेकिन उस टाइम पे क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट को रख दिया गया था। तो इसी तरह के जो सिस्टम था, फिक्स्ड इन जो रेट था एक्सचेंज का, करेंसीज का, उसे बाद में फिर बंद कर दिया गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेकर आया, कि मतलब इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली फिर करेंसी की कीमत तय होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। क्या हुआ कि ये जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम था ना, वो उस टाइम पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो नेशंस थे या जो वेस्टर्न कंट्रीज, वो किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हो रही है, उसमें पल्ले नहीं पड़ रहा था किस तरह से हो रहा है। जापान में ग्रोथ किस तरह से हो रही है, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और जो जापान है, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू था। बिटवीन 1950 से लेके 1917 तक क्या हुआ, 1970 तक सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड जो था ना, वहाँ पे जो 8% इनकम लोगों की बढ़ने लगी अचानक से, और 5% तक जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी ना, वो उनकी भी इनकम बढ़ रही थी। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी इस दौर में, कुछ तो भी थोड़ी सी साइलेंट मोड पे चल रही थी, लेकिन फिर भी स्टेबल दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब आगे की स्टोरी में देखो क्या होता है बेटा, कि इसी दौर में क्या होता है, जो कुछ कंट्रीज़ थी ना, यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन्हें गुलाम बना के रखा था, जैसे कि भारत गुलाम था। आज़ादी की डिमांड चल रही थी। तो उसी दौर में क्या हुआ कि जब देश आज़ाद होने लगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जो कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी ना, और तो वो क्या हो रहा था, नए नेशन बन के उभर के सामने आ रही थी। लेकिन जब
इतने साल से गुलाम थी, किसी देश के ने उस पर कॉलोनी बना के रखी थी, तो उस देश ने जिसने कॉलोनी बनाई थी उसने क्या किया, उस कंट्री को पूरी तरह से चूस लिया, उसका सारा इकोनॉमी ख़राब कर दिया। वो जो कंट्री जब नई नई आज़ाद हुई तो वो इकोनॉमिक ट्रबल में थी। तो कोई भी जो कंट्री होती है जब कॉलोनियल रूल के अंदर में होती है तो उसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन की एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। जैसे कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अंग्रेज ने सब कुछ लेट लूट के चले गए। तो ये जो बॉडीज़ बनी थी ना, आईएमएफ और वो जो वर्ल्ड बैंक, तो आईएमएफ क्या करता था, ये जो जो कंट्रीज़ जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनकी डिमांड को पूरी करता था, उनको सपोर्ट करता था। अब जो दूसरी कंट्रीज़ थी यूरोप की और जापान की, जिसने अपनी जल्द से जल्द अपनी इकोनॉमी की बूस्ट कर लिया, बढ़ा लिया, और अब उनको आईएमएफ और ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अभी आज़ाद हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया था, तो अब इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गए, अपनी इकोनॉमी को क्या बोलते पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे वो, तो ये साथ साथ में अब आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक को भी कंट्रोल करने लगे। कौन? ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जो आज़ाद हो चुकी थी, जापान, अमेरिका। Hence, most of the new nations had the risk of being exploited again. तो अब जो नए नए देश आज़ाद जो हो रहे थे उनको लग रहा था कि फिर से हमारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू ना हो जाए। These countries organized themselves into groups called G77. तो अब इन कंट्रीज ने क्या किया, अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम दिया गया G77। और डिमांड क्या थी? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत उनके नेचुरल रिसोर्सेस पे उनका खुद का ही कंट्रोल रहे, कोई और कंट्रोल ना कर सके। और डेवलप कंट्रीज क्या थी, तो ये जो कंट्रीज थी जिन्होंने, जो छोटी छोटी कंट्रीज जो नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज होकर अपना एक ग्रुप बनाया। तो पहली बात क्या की, एक इकोनॉमिक ऑर्डर वो चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सारे डिसीजंस ले, एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी चाहते थे जो उनकी भी ध्यान दे, भैया नेचुरल रिसोर्सेस उनको कोई दूसरे कंट्री, जो बड़ी कंट्री वो एक्सप्लॉइट ना करे। और वो ये भी चाहते थे कि जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे उनको एक मार्केट मिलना चाहिए, एक हब मिलना चाहिए कि वो अपनी कंट्री के जो प्रोडक्शन है उसको सेल कर सके, अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा सके। मतलब एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे अपनी इकोनॉमी के लिए। तो ये सारी डिमांड्स थी ग्रुप कॉल्ड G77 की। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत। क्या हुआ कि 1960 के ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जो यूएस ने जो फाइनेंस किया करता था हर कंट्रीज़ को, धीरे धीरे जो उसकी स्ट्रेंथ थी ना, जो लोन देने का काम था, वो स्ट्रेंथ उसकी कम होने लगी। क्यों कम हुई? क्योंकि ओवरसीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कि जो सबको जो डिमांड जो पूरी करता था वो, अब जब वहाँ के देश में उनकी कॉस्ट बढ़ने लगी, उनकी इकोनॉमी बढ़ने लगी, तो इसको कोई भाव नहीं दे रहा अब। तो उस दौर में क्या होता था कि हमने देखे ना, फिक्स्ड करेंसी का जो रेट होता था, फिक्स करेंसी के रेट के कारण क्या होता था कि भाई अगर डॉलर का रेट बढ़ जा रहा है, मतलब किसी देश में कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो अल्टीमेटली नुकसान होना है। तो ये जो सिस्टम था वो बंद किया गया और नया सिस्टम जो लेकर आया गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब कि करेंसी की कीमत और महंगाई में जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसके कारण करेंसी की नई कीमत तय की जाएगी, जो आज हम देखते हैं। तो मिड 1970s में क्या हुआ, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम जो था ना वो कई बार चेंज हुआ। मतलब कि जो इकाई होती है, यूनिट होती है ना करेंसी को तय करने की, वो कई बार चेंज हुआ। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस असिस्टेंस। मतलब पहले क्या होता था, कंट्रीज होती कि वो एक इंस्टीट्यूट के पास चले जाते, भैया आईएमएफ है हमारे पास में, वर्ल्ड बैंक है, हमारी मदद करेंगी, पैसा दे दो हमको भैया। Now they were forced to borrow from Western commercial bank and private lending institutions led to periodic debt crisis। लेकिन अब उन कहाँ से उनको
जब आईएमएफ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको अल्टीमेटली वेस्टर्न कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ रहा है, पैसे बोरो करना पड़ रहा है। जब पैसे बोरो कर रहे हैं तो वो किसका शिकार हो रहे हैं? डेप्ट का, कर्ज हो रहा है उनके ऊपर। तो अभी भैया ये प्राइवेट बैंक से कमर्शियल बैंक बोलते प्राइवेट बैंक, इनका काम है लूटना। तो अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्होंने बुरे तरीके से क्या बोलते कर्जा लेके रखा था, वो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे। उसका कारण क्या हुआ भैया? एक तो इनकम नहीं है, लोअर इनकम है। दूसरी चीज़, पावर्टी बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। और मेन ही अफ्रीकन और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी ना, जहाँ पे सिस्टम चल रहा था, इसका फ़ायदा उठा रही थी। अब चाइना में क्या हुआ? तो भाई अब क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया था बेटा, बहुत साल पहले 1947 में, जब 1949 में जब रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसने वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को अलग कर लिया। और उसके बाद उसने कम बैक किया पूरी ताकत के साथ, और एक नई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाई चाइना में। क्यों? क्योंकि उसने एक नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आई, लो वेजेस सिस्टम लेकर आया। उससे क्या हो रहा था कि जो पहले सुपर पावर था ना सोवियत यूनियन, उसका कॉलेप्स हो चुका था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज जो दूसरी बात जो पहले कॉलोनीज थी, अब वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही थी। ठीक, तो इस तरह से अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एरा की शुरुआत हो रही थी। मतलब भैया अब हमें प्यार से रहना है, लड़ाई झगड़ा करने में कोई मतलब नहीं है। अब हम सच्चे मानुष की तरह जीवन जिएंगे। तो सारे देश, अब यहाँ पे शुरुआत होती है बच्चा प्राइवेटाइजेशन की, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। क्योंकि कुछ देश थे जहाँ पे जो वेजेस थे ना वो बहुत कम थे, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या थी? प्रीफर्ड डेस्टिनेशन लो वेजेस कंट्रीज। कहाँ पे सेट की जाती थी ये कंपनीज को? इस कंपनीज को सेट किया जाता था उन देशों में जहाँ पे जो वेजेस है ना बेटा बहुत कम हो। अगर वेजेस कम रहेंगे तभी तो फायदा है। तो 2 डिकेड में क्या हुआ, जब मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ही स्टार्ट हुई, ये सिस्टम जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो 2 डिकेड्स के अंदर ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई कंपनीज की, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील में। और यहाँ से मेनली ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है, विच ग्लोबलाइज द वर्ल्ड। मतलब आज आप लोग देखते हैं ना, घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं पिज्ज़ा, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा हट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज भारत का समोसा हम अमेरिका में बेचते हुए देखते हैं लोगों को, चाय देखते हैं कुल्हड़ में बेचते हुए, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एरा था ना बच्चा, ये था मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हमको समझ में आया कि अब हम प्यार से रहेंगे तो फायदा है। और इस तरह से हमने ग्लोबलाइज किया। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।